सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज सुबह जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक लेख आया। वो लेख राम माधव नाम के व्यक्ति ने लिखा हुआ है। अब ये राम माधव कौन है? तो ये आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के सदस्य रह चुके हैं, कार्यकर्ता रह चुके हैं। और उस लेख में जो उनका डेजिग्नेशन दिया है कि वो सदस्य है बोर्ड ऑफ गवर्नर के इंडिया फाउंडेशन, ऐसा उनके बारे में बताया है। तो अब उन्होंने जो लेख लिखा उस लेख को मैंने पॉइंट वाइज नोट किया हुआ है। अब वो उस लेख में क्या क्या था और कौन कौन से पॉइंट उन्होंने कवर किए या समाज को, देश को क्या बताने की कोशिश की है, उस बात को हम जानते हैं एक एक पॉइंट को लेकर। तो उस लेख की हेडिंग थी कि भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाली ताकतें सक्रिय। और इस लेख में जो पहला पॉइंट उन्होंने दिया, या उन्होंने लेख लिखा लेकिन मैंने उसे पॉइंट में कन्वर्ट किया। पहला पॉइंट वो लेख ये बताता है कि देश की प्रथम नागरिक आदिवासी महिला है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान में देश की प्रथम नागरिक है वो आदिवासी महिला है, जिन्होंने कि दलित राष्ट्रपति का स्थान लिया है। यानी हमारे देश में पहले दलित राष्ट्रपति हुए, अभी आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये वो बताना चाह रहे। दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन में मुस्लिम, ईसाई और अन्य उच्च पदों पर पदस्थ है, ये वो बता रहे हैं। चौथी बात वो बता रहे हैं कि सिख बहुसंख्या वाले राज्य पंजाब में सिख मुख्यमंत्री है। पांचवी बात कह रहे हैं कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ईसाई बहुसंख्या वाले राज्य है और यहाँ पर ईसाई मुख्यमंत्री है। छठवीं बात जो कही है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की कमान मुस्लिम मंत्रियों के हाथों में ही रही है, तो मुस्लिम मंत्रियों के हाथों में ही है। सातवां पॉइंट है कि कुछ वर्षों से केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा मुस्लिम समुदायों के गरीब पिछड़ा तबके की मदद की जा रही है। आठवां पॉइंट है कि पसमानदा और अर्जल समुदाय को आगे बढ़ने की कोशिशें जारी है। नौवां पॉइंट है कि मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए भी निर्णय लिए गए। 10वां पॉइंट है कि छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत सांप्रदायिक टकरावों से मुक्त रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना है चंद ही हुई है। अगला पॉइंट है कि कानून व्यवस्था सभी दोषियों पर समान रूप से कार्यवाही करती है। 13वां पॉइंट है कि गोलवलकर के समय से ही आरएसएस मुस्लिम समुदाय से संवाद करने का प्रयत्न करता आ रहा है। 14वां पॉइंट है कि मुस्लिम सिविल सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने संघ प्रमुख से संवाद किया, जिसके बाद दिल्ली में एक मदरसे की यात्रा की। तो ये सारे पॉइंट उन्होंने रखे, लेकिन उसके पीछे वो कारण ये बता रहे हैं कि ये सब बातें इसलिए वो लिखी उन्होंने क्योंकि अमेरिका में कोई प्रसिद्ध अखबार है जिन्होंने भारत की बदनामी करने का काम किया। ऐसा वो लेख का मतलब है कि पश्चिमी जो देश है या अमेरिका है, वहां पर भारत की बदनामी करने के लिए प्रसिद्ध अखबार में ये सारा छपा कि भाई भारत में सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक रूप से भेदभाव है और जो माइनॉरिटीज है उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। ये खबरें वहां पर चली, इसलिए उन्होंने ये लेख लिखा। तो इसलिए ये सारा लेख आया है। अब इसका अगर हम ऑपरेशन करें इस लेख का, तो क्या वाकई में राम माधव ने अमेरिका के लिए ये लेख लिखा? वाकई में? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी देश हो, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, आपके देश में क्या चल रहा है उसके ऊपर वो केवल बयानबाजी कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपके देश के अंदर क्या चल रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंटरफेयर करने का किसी को अधिकार नहीं है। और अगर वहां पर यानी अमेरिका में अगर अखबारों में ये छपा है वगैरह, ऐसा अगर उनका कहना है, तो फिर आरएसएस को तो कुछ वर्षों पहले आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया था अमेरिका ने।
तो उससे आरएसएस को कोई फर्क पड़ा? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो हिंदू मुस्लिम फिर चला ही रहे थे। तो फिर ये बोली आज बदल क्यों गई? या ये जो लेख में जो जवाब दिया गया, ये किसके लिए दिया गया है? ये वाकई अमेरिका के लिए दिया गया है या किसी और के लिए दिया गया है? तो मुझे नहीं लगता कि अगर दुनिया में भारत के बारे में किसी तरह की कोई बात हो रही है तो वो केवल स्टेटमेंट दे सकते हैं, रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन उस देश में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते। और उससे आरएसएस को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है दुनिया में क्या बोला जा रहा है। आरएसएस को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन जब देश में ही लोग अगर आपकी उस विचारधारा के विरोध में खड़े होते हैं तो फिर तो फर्क पड़ता है। तो 6 अक्टूबर को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने रैली निकाली, महारैली की, आरएसएस की विचारधारा के विरोध में महारैली की। अब उस महारैली का जो परिणाम दिखाई दे रहा है, जो दूरदृष्टि रखने वाले लोग हैं उनको समझ में आ रहा है इसका परिणाम कितने दूर तक जाएगा, तो वो अभी से अपने सेफ जोन बनाते जा रहे हैं। और उस सेफ जोन के अंतर्गत अब वो क्या कर रहे हैं, वो आरएसएस के लोग वो सफाई दे रहे हैं। देखो भाई, क्योंकि क्या था कि अभी तक तो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये सारी बातें करते थे। ये पहली बार हुआ कि वामन मेश्राम जी ने एक्शन प्लान बनाया और आरएसएस के मुख्यालय पर रैली ले जाने की घोषणा की। जैसे ही ये बनाया, आरएसएस वालों की बोली चेंज हो गई और आगे बहुत कुछ चेंज होने वाला है। कल का जो 6 तारीख का जो दिन था वो बहुत ऐतिहासिक दिन था। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया कि ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है 6 अक्टूबर, और उसमें लोगों से अपील की थी कि उसमें शामिल हो, इतिहास का हिस्सा बने। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन हुआ और ये जो रैली हुई इससे आरएसएस के कार्य प्रणाली में पूरा परिवर्तन आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। अभी बोली में परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन वो बोली में क्या परिवर्तन दिख रहा है वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो जैसा कि मेश्राम साहब बताते हैं, या जैसा कि इतिहास भी हमें बताता है कि ब्राह्मणों का जो चरित्र है वो दावपेच बदलता है, उद्देश्य नहीं बदलता। ये दावपेच बदलने की बात है, क्योंकि आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया और शक्ति का प्रदर्शन करके पूरे भारत में आरएसएस को नंगा करने का काम किया कि वे आखिर कर क्या रहे हैं। और जब ऐसा किया तो उनको भी तो अपनी बचानी है ना, उनको भी तो बचा के रखनी है। तो बचा के रखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं देखो भाई, हमने तो देखो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, इसके पहले दलित राष्ट्रपति थे, हमने तो मुस्लिमों के साथ कुछ नहीं किया है, वो तो मॉब लिंचिंग की छुटपुट घटनाएं हुई है, सांप्रदायिक रूप से कुछ नहीं हुआ है, और जो ईसाई है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अल्पसंख्यक आयोग या वगैरह जो इसके डिपार्टमेंट है उसके तो हमेशा मुस्लिम लोग ही रहे हैं, हमने मुस्लिमों से वार्ता करने का प्रयास किया है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, सफाई क्यों देनी पड़ रही है? तुम एनपीआर लाने वाले थे, तुम एनआरसी लाने वाले थे, तुम डिटेंशन कैंप बनाने वाले थे, अभी पलट गए। और पलट के क्या कह रहे, हम तो मुसलमानों के हित के लिए कर रहे थे, छुटपुट घटनाएं हुई है, इतना कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो बोली में जो परिवर्तन हुआ है, ये बोली में परिवर्तन 6 अक्टूबर की रैली की वजह से हुआ। अब ये सारी सफाई तो दे रहे, जो मैंने पॉइंट बताए वो सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ऐसी सफाई हमें क्यों देनी पड़ रही है। वामन मेश्राम का नाम नहीं ले रहे, सफाई देने का, सफाई दे रहे, सफाई देने के पीछे का कारण नहीं बता रहे। चलो हम मान ले कि आप मुस्लिमों के समर्थक है, बहुत अच्छे हैं, आपका आरएसएस संगठन बहुत बढ़िया है और ईसाइयों को भी हक देता है, एससी एसटी ओबीसी को भी हक देता है, सबको हक अधिकार देने की बात करता है। तो ये तो अभी बोल रहे ना, इसके पहले, और इसके पहले जब नहीं बोल रहे थे तो अभी अगर बोल रहे तो बीच में क्या हो गया जिसकी वजह से आप ऐसा बोल रहे हो? तो जिस कारण से वो बोल रहे उसको नहीं बता रहे कि 6 अक्टूबर की रैली की वजह से हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है, वो नहीं बता रहे। तो ऐसा क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि अगर 6 अक्टूबर की रैली की वजह से अगर बोली में परिवर्तन हुआ, अगर वो ऐसा कहे या वो वामन मेश्राम जी का नाम लेकर कहे कि मेश्राम जी आप क्यों हमारे विरोध में कर रहे हो, भाई हम तो राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम तो सभी के हित की बात करते हैं, हमने तो देखो आप जिनका नेतृत्व करते हो
SC ST OBC माइनॉरिटी का बहुजन नेता हो, तो हमने देखो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उसके पहले शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, और जो मुस्लिम समुदाय है वो अच्छे अच्छे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। ईसाइयों को हमने मुख्यमंत्री बने हैं, जो ईसाई राज्य है। पंजाब में सिख है तो सिखों का मुख्यमंत्री है। तो आप काहे हमको बोल रहे हो, काहे हमारी यहाँ रैली ला रहे हो? ऐसा नहीं बोल रहे हो, वो सीधे सफाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में, अगर उनका नाम लेकर बोलेंगे तो इसका मतलब वो वामन मेश्राम जी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ वो लीडर है। रिकॉग्नाइज करना होता है कि हाँ लीडर है। अगर उनको संबोधित करके बोलते या उनकी बात पर बोलते कि आप हमारा विरोध मत करो, हम तो सबके भलाई का काम कर रहे हैं, अगर ऐसा बोलते तो इसका मतलब वामन मेश्राम रिकॉग्नाइज हो गए उनकी नजर में। वामन मेश्राम समाज की नजर में रिकॉग्नाइज है, लेकिन RSS नहीं कहने वाला कि आप हमारे खिलाफ में मत बोलो। ऐसा बोलने से वामन मेश्राम रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। ये सारा रिप्रेजेंटेशन और रिकॉग्नाइजेशन का ही तो मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया था और गोलमेज परिषद में गए थे, तो गोलमेज परिषद में यही मुद्दा था कि अछूतों का नेता कौन? रिकॉग्नाइजेशन चाहिए ना। अब जिसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसकी बात मानी जाएगी। तो गांधी जी बोल रहे थे कि अंबेडकर अछूतों के नेता नहीं है, मैं अछूतों का नेता हूं। और बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे थे गांधी जी अछूतों के नेता नहीं है, मैं अछूतों का नेता हूं। तब दोनों में से कौन अछूतों का नेता? तो फिर उनके बीच में तर्क हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने तर्क उठा के गांधी जी के मुंह पे मार दिए, और उसका परिणाम हुआ कि फिर गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो जवाब नहीं होने की वजह से फिर बाबा साहब अंबेडकर को रिकॉग्नाइज किया गया। अंग्रेजों ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ बाबा साहब अंबेडकर ही अछूतों के नेता है। जब रिकॉग्नाइज हुए कि अछूतों के नेता है, तब जाके तो फिर बाबा साहब अंबेडकर 4 मांगे मानकर और 4 अधिकार, फंडामेंटल अधिकार इस देश के बहुजन समाज के लोगों के लिए ला पाए थे। अगर वहीं पर वो फेल हो जाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अछूतों के नेता नहीं, गांधी जी अछूतों के नेता है, और बाबा साहब को अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि अछूतों के नेता है, तो फिर बाबा साहब की कौन सुनता? ये तो रिकॉग्नाइजेशन का मैटर है। तो RSS ये नहीं कहने वाला है कि वामन मेश्राम जी के कारण हम ये सफाई दे रहे हैं और नाम फला निकालेगा, ढिका निकालेगा। अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देश हमारे देश के बारे में कुछ कहे नहीं कहे, वो रिपोर्ट बना सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं, लेकिन देश के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते ना। और उससे RSS को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है दुनिया वाले क्या कहते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, भारत की जनता अगर कहना शुरू करते फिर तो फर्क पड़ता है। तो नाम उधर का ले रहे, इधर नाम नहीं ले रहे 6 अक्टूबर की रैली का, लेकिन 6 अक्टूबर की रैली को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सफाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि वर्ण और जाति के आधार पर या वर्ण और जाति समाप्त कर देनी चाहिए, वर्ण जाति का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अभी कुछ महीने पहले तो आप बोल रहे थे कि वर्ण और जाति के आधार पर संविधान बनेगा, संविधान का प्रारूप तैयार हो गया है। आप तो नया संविधान लाने वाले थे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं चलेगा ये कहने वाले थे। अभी बोल रहे कि वर्ण जाति समाप्त हो गई। तो ये जो बोली जो बदली गई है ये दाव पेच है। आगे बहुत कुछ कहने वाले हो, वो कहने वाले हैं अरे पहले जो हुआ उसको तुम क्यों याद करते हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो, हम भी अच्छे लोग हैं, आप भी अच्छे लोग हैं, हम समता को मानते हैं, समानता को मानते हैं, ब्राह्मणों से काय को तुम फालतू में बोलते रहते हो, क्यों RSS के खिलाफ बोलते हो, हम भी इस देश के राष्ट्रभक्त हैं, हम कब वो पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम तो आपको अपना मानते हैं। तो अपना कब मानते हो? जब शक्ति बन गई तब, और शक्ति खत्म हो गई तो फिर क्या करोगे? तो ये सारा जो चल रहा है अभी बहुत कुछ RSS की बोली बदलने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाला है 6 अक्टूबर की रैली की वजह से। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वो अभी 2022 की जो रैली है इससे केवल उन्होंने बोली बदली है, तो एक प्रकार से उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है, लेकिन वो नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन 2025 तक उनको वामन मेश्राम का नाम लेना ही पड़ेगा, किसी भी हर हालत में लेना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजेशन देना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये जो मैंने वीडियो बनाया ये इसलिए कि
ब्राह्मणों की बोली अब बदल गई है तो हमारे बहुत सारे भोले शंकर लोग हैं जो उनकी बोली में फंस जाएंगे। हमारे तो बहुत सारे भोले शंकर लोग हैं, वो हमको आके सिखाएंगे कि भाई अब वो तो बोल रहे कि जाति खत्म हो गई, वर्ण खत्म हो गए, व्यवस्था खत्म हो गई, अब काहे तुम कर रहे हो। ऐसे हमारे भोले शंकर लोग हैं, तो भोले शंकर लोगों को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि उनकी बोली में फर्क पड़ा। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बुद्धा के समय में भी ऐसा ही हुआ था। जब बुद्धा का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ गया था तो ब्राह्मणों की बोली में फर्क पड़ गया था। जब स्टार्टिंग में बुद्धा ने आंदोलन शुरू किया था तो ब्राह्मण ही बुद्ध के विरोध में थे, ब्राह्मण बुद्धिज्म का विरोध करते थे, ब्राह्मण ही बुद्ध का विरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करते थे। ये बुद्ध के समय में हुआ। लेकिन जब बुद्धिज्म का जन समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया तो फिर ब्राह्मणों ने अपनी बोली में चेंज किया, वो खुद ही फिर भिक्षु बन गए। तो उसी तरह ये चल रहा है, क्योंकि ताकत लगातार बढ़ती ही जाना है 6 अक्टूबर के बाद। अब रोकने वाला कोई नहीं है बावन मेश्राम को। जो भी कोई रोक सकते थे वो पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब रोकने का कोई मैटर है नहीं। तो शक्ति लगातार बढ़ते जाना है। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि बावन मेश्राम को नहीं रोक सकते हैं, ये तो भाई जो इसने प्लान बनाया तो करके रहेगा ही रहेगा। तो फिर क्या किया जाए, तो उसका अपोज करने के बजाय अपनी बोली में परिवर्तन किया जाए। पहले क्या होता है कि अपोज करते हैं, जैसे कार्यक्रम नहीं होने देना, संगठन में तोड़फोड़ करना और लोगों के बीच में भ्रम फैलाना वगैरह, ये अपोज करने का तरीका है। लेकिन अब अपोज को रोक नहीं रहे, रोकने लायक नहीं रहे, रोक नहीं सकते। संवैधानिक तरीके से बावन मेश्राम जी काम कर रहे हैं। अब उसको रोका तो जा नहीं सकता, तो फिर रोका नहीं जा सकता तो फिर क्या किया जाए, तो फिर अपनी बोली में परिवर्तन किया जाए, ताकि जो जन समर्थन है ये बावन मेश्राम की तरफ ना जाए पूरा का पूरा, कुछ तो हमारे पास भी रहे ना। तो बोली को बदला जाए। तो ये बोली बदलने का मामला है, इसलिए ऐसी बयानबाजी। और आगे चल के बहुत सारी ऐसी बयानबाजी, मतलब बहुजन समाज को मक्खन लगाने का काम किया जाएगा। मक्खन लगाएंगे वो, अरे दादा आप तो हमारे अपने ही है, कहा आप ये सब लफड़े में पड़ रहे हैं, कहा आंदोलन हमें तो बढ़िया यहाँ भारत में सब मिलजुल के अपने को रहना है। मक्खन लगाएंगे वो। लेकिन अब 3000 साल का इतिहास हमारे पास में है, तुम्हारे मक्खन को भी समझते हैं, तुम्हारी मीठी बोली को भी समझते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पे आप कितने कड़वे हो जाते हो ये भी हमें पता है। तो अब वो मैटर तो नहीं चलेगा, अब वो मैटर नहीं चलेगा। हम इस देश के मूल निवासी है, और मूल निवासियों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। तो ये संघर्ष लगातार बनाए रखना है और ब्राह्मणों की मीठी बोली में नहीं फंसना है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और जो भोले शंकर लोग हैं उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं वीडियो में सब्सक्राइब करिएगा करके ये बताना ही भूल जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी ये विचार और ये मैसेज पहुँच सके। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।